गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट फॉर्मूले की, तो हमने बात किया था कि जो इनिशियल मोमेंटम है, यानी इनिशियल मोमेंटम है पी आई, वो किसके बराबर होता है? टोटल मोमेंटम और फिर फाइनल। ठीक है। यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है। और इससे जो फॉर्मूला इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी अगर हम बात करें, तो जो फॉर्मूला था आपको याद होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर हो गया था? m1 v1 प्लस m2 p2। अगर ऑब्जेक्ट के मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मास के हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हम उनको m1 m2 लेंगे। अगर मास सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमन लेके m u1 प्लस u2। ये कितना हो गया? इधर भी अगर सेम m v1 प्लस v2। यानी ये कंडीशन कब होती है? जब जो मास है वो दोनों ऑब्जेक्ट का बराबर हो। ठीक है ना। तो उस केस में हम m को कॉमन ले लेते हैं और इससे क्या होता है, हम मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। माइक बंद कीजिए भाई अपना। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है? इनिशियल मोमेंटम के। ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम। ए रेलवे ट्रक A of mass 3 into 10 की power 4 kg traveling at the 0.6 meter per second collides with the other truck B of the half of its mass moving with the opposite direction with the velocity of 4 meter per second. If the truck couples automatically to the collision, find the common velocity with which they move. देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि आपसे क्या कह रहा है कि दो ट्रक है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रक है, ठीक है, और एक ये दूसरा ट्रक है। दोनों जो ट्रक हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट ट्रक है और ये सेकंड ट्रक है। मान लेते हैं कि इस जो ट्रक है फर्स्ट, इसका जो मास है वो कितना है? इसका मास है 3 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम। यानी इसका मास हो गया m1, हम मान लेते हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, वो कितनी है? 0.6 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरा ट्रक है, इसका जो मास है m2, वो कितना दे रखा है? विद द अदर ट्रक बी हाफ ऑफ मास, यानी इसका हाफ। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम। ठीक है। यानी जो पहला ट्रक है और ये जो दूसरा ट्रक है, तो दूसरे ट्रक का जो मास है पहले वाले ट्रक से हाफ है। ठीक है ना। तो इसे कितना हो जाएगा? हाफ की उसका है 3 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3/2, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम। ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो आपसे कितनी दे रखी है? 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा, यानी ये दोनों कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं। अब टकराने के बाद देखिए क्या कह रहा है, इफ द ट्रक्स कपल ऑटोमेटिकली ऑन कोलिजन, यानी टकराने के बाद वो दोनों ट्रक हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। कपल में नहीं, एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ये ट्रक फर्स्ट था आपका और इसी के साथ ये जो दूसरा ट्रक है ये जुड़ जाता है। ऐसे टकराने के बाद दोनों ट्रक आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो अब कह रहा है फिर ये दोनों क्या करेंगे? मूव कर रहे हैं। टकराने के बाद क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं, मान लेते इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे कि इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अब देखो, ये जो फर्स्ट ट्रक है और जो सेकंड ट्रक है, टकराने के बाद इनका टोटल मास कितना हो गया भाई? टोटल मास पहले वाले का मास प्लस दूसरे वाले का मास।
दोनों मास ऐड हो गए, तो ये तो टोटल मास हो गया इन दोनों का। और वेलोसिटी देखो, जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी होगी, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी मान लेते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से आपका वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये दोनों का इनिशियल मोमेंटम हो गया, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, अभी टोटल मास तो ऐड हो गया ना, m1 प्लस m2, ये टोटल मास हो गया, और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं वो वेलोसिटी v है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे और v की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा ये। देखिएगा इसमें आगे, हाँ, तो यहाँ से देखिएगा भी पहले का मास दे रखा है आपको, दूसरे का मास यानी पहले से आधा मास है आपके पास, पहले की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमने सोल्व कर लिया पहले इसको, भी m1 की वैल्यू रख दी और u1, m2 की वैल्यू रख दी और u2। ये माइनस बता सकते हो आप क्यों लिया है, क्यों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वो कह रहा है ना कि एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, दोनों अपोजिट में ही हो गए ना, तो हमने ये यहाँ पर माइनस ले लिया, ठीक है। वैसे अगर आप माइनस भी नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से इसको सोल्व किया, यहाँ पे ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट, ठीक है। अब कोलिजन के बाद दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ कपल हो जाते हैं, कोलिजन के बाद दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल मास है वो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, और मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी, तो 3 और 1.5 कितना हो गया, 4.5 इंटू टेंस की पावर 4 इंटू वी, तो वी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 4.5 इंटू टेंस की पावर 4 को इधर डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 0.27 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, तो एक बार बताइए मुझे, सभी को कोई दिक्कत तो है नहीं, ये समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन सीधा, जल्दी बताइए कैसे आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, ठीक है ना, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। जैसे ये ए के ऊपर ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ नेट, ये हो जाएगा आपके पास है जीरो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब जरूरी नहीं कि दो ही फोर्स हो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितने भी फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर सारे फोर्स का जो ऐड है अगर वो जीरो हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे तो आपको दो से समझा रखा है, तीन भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टिकल्स पर तीन फोर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, तो जैसे ये पार्टिकल्स आपके पास है, इसके ऊपर अलग अलग फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक फोर्स है वो इस तरह से लग रहा है, सेंटर से लगेंगे हमेशा, ठीक है। एक फोर्स है वो ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये तीनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो इनके ऊपर पार्टिकल के ऊपर, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, समझ गए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स ऑन पार्टिकल बिकम जीरो, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको जीरो रख देंगे तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम के अंदर अगर किसी भी बॉडी के ऊपर इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहे हैं तो नो फोर्स विल बी
देखो नो फोर्स होगा, अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई बॉडी के अंदर मोशन नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ ए इक्विलिब्रियम, ठीक है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन स्टेट। क्या बोल सकते हैं हम कि स्टेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर बॉडी के ऊपर इक्विलिब्रियम फोर्स है तो। ठीक है, आया समझ में, एक बार बता दीजिए। तो ये समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल आएंगे आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बस आपको इक्विलिब्रियम में जितने भी फोर्स हैं उनको जीरो रखना है। जैसे तीन फोर्स लग रहे हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू जीरो। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। बताइए कोई दिक्कत। चलो, हाँ, देखो एक इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। हाँ, आपके वैसे इस बुक में तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता लेते हैं कि एक टर्म्स आती है लामी थ्योरम, लामीज थ्योरम। तो लामी लामी थ्योरम क्या कहती है कि अगर देर इफ थ्री फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, if three forces are in equilibrium on a particle, then अगर किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर तीन फोर्स हैं वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपके पास ये एक पार्टिकल्स है, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास है, ठीक है, इसके ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं। मान लेते हैं कि वो तीनों फोर्स हैं इस तरह से लग रहे हैं कि एक फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, मान लेते हैं F1 है, एक फोर्स है वो इस तरह से लग रहा है F2, और एक फोर्स है वो इस तरह से लग रहा है F3, ठीक है। तीन फोर्स लग रहे हैं आपके पास इसके ऊपर। हम मान लेते हैं कि ये F1 है, एक मिनट, ये फोर्स कौन सा है, F1 फोर्स है, ये फोर्स मान लेते हैं F2 है, और ये फोर्स F3 है। और हम ये भी मान लेते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है उसके बारे में, यानी मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये हम मान लेते हैं कि अल्फा है, ये मान लेते हैं हम बीटा है, और ये एंगल हम मान लेते हैं गामा है, ठीक है ना। अल्फा, बीटा और गामा, ये हमने क्या मान लिए, F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो गामा हो गया, F2 और F3 के बीच का एंगल है वो अल्फा हो गया, और F3 और F1 के बीच का जो एंगल है वो बीटा हो गया, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी को भी F1 F2 F3 मान सकते हैं और किसी को भी आप अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा F1 के सामने ही अल्फा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए लामी थ्योरम क्या कहती है, अगर तीन फोर्स इक्विलिब्रियम पर है किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, तो जो लामी थ्योरम का स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करें तो यानी F1 अपॉन इसके अपोजिट का एंगल कौन सा हो गया, अल्फा, यानी साइन अल्फा, ये किसके बराबर होगा, F2 अपॉन F2 के अपोजिट में कौन सा है, साइन बीटा, इक्वल टू F3 अपॉन इसके सामने कौन सा है, साइन गामा। तो ये इस जो फॉर्मूला होता है ये लामी थ्योरम कहलाता है, ठीक है। कौन सी थ्योरम कहलाता है, लामी थ्योरम कहलाता है। एक साइंटिस्ट थे लामी, उन्होंने दिया था ये फॉर्मूला। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, इफ F1, F2 and F3 are in equilibrium at the angle alpha, beta and gamma on a particle, then F1 upon sin alpha
विल बी इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा एंड F3 अपॉन साइन गामा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहलाता है, लामी थ्योरम कहलाता है। आप याद रखना इसको, काफ़ी न्यूमेरिकल इसी से भी सोल्व होते हैं, ठीक है ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इरेज होगा तो नोट्स में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ये लामी थ्योरम का अलग से, ठीक है ना, इस पेज का, इसको लिखना है आपको अपनी नोटबुक के अंदर। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। बच्चों फ्रिक्शन के बारे में तो सभी को पता होगा, आपको थोड़ा बहुत तो पता हुआ है आपने, यानी हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण बल, ठीक है ना। फ्रिक्शन 9th क्लास में भी था कि कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर जब मोशन करती है, स्लाइडिंग मोशन करती है, तो उस केस में उन दोनों ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स का जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये भी ध्यान रखना सबसे पहले, ये फोर्स कैसा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स तो क्या होता है, जैसे आप खड़े, अगर कोई आपको धक्का मार रहा है, ठीक है ना, आपको कोई पर्सन धक्का मार रहा है, ठीक है, तो ये कैसा फोर्स हो गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, यानी बिना आपको टच किए हुए क्या वो धक्का लगा सकता है, नहीं लगा सकता, ठीक है। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी मीडियम के थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा पुश एंड पुल हो गया, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स से ही क्या कर पाएंगे, आप पुश या पुल कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, यानी उस फोर्स जिसको आप अप्लाई करने के लिए किसी भी कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि ये कोई भी एप्पल है, ठीक है ना, कोई एप्पल है, वो ट्री से जब गिरेगा, ठीक है ना, ट्री से जब गिरेगा तो वो क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा, जबकि अर्थ और इस एप्पल के बीच में तो कोई कांटेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, फिर भी ये नीचे की ओर क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया वो विदाउट कॉन्टेक्ट लगता है, ठीक है ना, यानी अर्थ और एप्पल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, ये यानी ये क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक पार्टिकल है ये, सॉरी एक मैग्नेट है ये, मान लेते हैं, और एक दूसरी मैग्नेट को जब इसके पास लेके आते हैं, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा पास लेके आएंगे, थोड़ी सी कम दूरी बचेगी, जब भी क्या होंगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो इनको टच नहीं कराया आपस में, फिर भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी कैसा होता है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो फ्रिक्शन है वो कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, दैट अपोज द रिलेटिव मोशन, यानी ये सबसे ध्यान रखना, ये क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में ही लगता है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट मूव करने चाहिए, या दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव का मतलब होना है उनके बीच में कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि देखो एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप बस में बैठे हैं, ठीक है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर ये दो मूव कर रहे हैं तो देखो जितनी स्पीड से ये मूव करेगा उतनी स्पीड से ये भी मूव करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर तो दोनों की स्पीड तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कांटेक्ट, सॉरी यहाँ पे जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी
तो ही कॉन्टैक्ट फोर्स है वो, सॉरी, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जीरो होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिएगा, नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट टिल द एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना। कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स के केस में होता है एक तो, ठीक है ना। और जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब कोई भी फ्रिक्शन फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स है वो कितने तरह का होता है। आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स है वो कितने तरह का होता है, तो आप बोल सकते हैं कि देर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं हम। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखिएगा, force that resist instance of the motion of one body over other with the which is not in contact, ठीक है। यानी independent motion oppose independent force और denoted by fs, ठीक है। यानी ये देखिएगा, मैं आपसे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक मिनट आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ से मान लेते कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि ये है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की जो ये सरफेस है ना, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ये जो सरफेस है यहाँ पे ही तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के बीच में ही लगता है, ये नहीं कि इस सरफेस पे लगेगा, टॉप वाली सरफेस पे नहीं लगेगा। जहाँ से दोनों सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट करती है वहाँ पर ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है, उसकी बात करें। देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो सरफेस है ना, ये बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, यानी ये जो सरफेस है ये थोड़ी सी रफ होती है। यानी ये जो सरफेस होती है किसी भी पार्टिकल की, ये परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। अब ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं होती, तो क्या होगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब मूव करेगी तो उसकी जो सरफेस है वो भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, वो भी थोड़ी रफ होती है। तो क्या होता है कि दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स। उस इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से क्या होता है, दोनों जो सरफेस हैं वो एक दूसरे का मोशन का अपोज करती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अब देखिएगा, वापस से आते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। अब मान लेते हैं कि इन दोनों सरफेस के बीच का जो फोर्स है वो मान लेते हैं 10 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 10 न्यूटन है। और आप इस बॉडी के को खींच रहे हैं 7 न्यूटन फोर्स से, ऐसे आप पुल कर रहे हैं। तो देखिएगा, क्या ये बॉडी इसके ऊपर मूव कर पाएगी? ये बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 10 न्यूटन है, जबकि आपने अप्लाई किया गया फोर्स कितना है? 7 न्यूटन। तो जब 10 न्यूटन से ज़्यादा ही फोर्स होगा तभी मोशन करेगा, 10 न्यूटन से कम फोर्स होगा उस केस में बॉडी मोशन नहीं करेगी। यानी इस केस को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी हम बॉडी के ऊपर फोर्स तो लगाते हैं लेकिन बॉडी मोशन नहीं करती है, उस केस को हम क्या बोल देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर देखिएगा क्या होता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एफ एस से। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप।